मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पाक चीन के रिश्तों को लेकर हम करने वाले हैं। आज की खबर बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान की जमीन पर पीएलए की तैनाती करेगा, यानी कि पाकिस्तान की जमीन पर चीन की फौज की तैनाती होगी। बाकायदा कई टुकड़ियां, डिवीजन कहें, उनकी तैनाती चीन करने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना को तैनात करने पर मजबूर हुआ है? क्या जनरल मुनीर की फौज पाकिस्तान को संभालने में नाकाम साबित हो चुकी है, जिसके कारण बीजिंग ने फैसला किया है कि वो पीएलए की कुछ टुकड़ियां चीन के अंदर तैनात करेगा? एक ऐसा सवाल जिसपे बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीन की आर्मी पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद होती है तो भारत के लिए भी दो तरफा खतरा होगा। इसको डिकोड करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के भी लिहाज से और भारत के लिहाज से भी। लेकिन बड़ा सवाल जिस पे बात होगी कि क्या पाकिस्तान चीन की कॉलोनी सच में ही बन चुका है, इस पे बात। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। फिलीपींस में थे, मलेशिया में मौजूदगी है, वियतनाम जाएंगे, अहम उनका यह दौरा है। लेकिन जैसे जैसे फिलीपींस के बाद वो मलेशिया पहुंचे, चीन इस यात्रा से परेशान हो गया। इसको भी आगे डिकोड करेंगे, आखिरकार इस यात्रा का मकसद क्या है और क्या वाकई में भारत ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब खोज लिया है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में चीन तैनात करेगा अपनी सेना। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीनी नागरिकों की सुरक्षा में फेल हुआ पाक। बड़ी खबर आपको बता दें, बलूच आर्मी के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। बड़ी खबर इस वक्त की, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तैनात होगी पीएलए। खबर आपको बता दें, चीनी नागरिकों की सुरक्षा में फेल हुआ है पाकिस्तान, यह चीन ने आरोप लगाया है। बलूच आर्मी के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तैनात होगी पीएलए। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पाक में तैनात होगी ड्रैगन आर्मी। आतंकियों के निशाने पर चीनी नागरिक। आतंकी हमलों से घबराया चीन। पाक पीएम से मिले चीनी राजदूत जियांग जायडोंग की दो टूक। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अब पीएलए संभालेगी मोर्चा। 2 साल में 30 चीनी नागरिकों की पाकिस्तान के अंदर मौत हुई है, जो आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि दोनों देश कहते हैं कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत गहरी है। सीपैक को सुरक्षा देने में नाकाम हुई पाकिस्तान की फौज। जासूसी नेटवर्क, हथियारबंद फौजियों की तैनाती की जाएगी और बलूच लोगों के संसाधनों पर चीन ने कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद बलूच जो हैं वो लगातार चीन का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ अहम पॉइंट आपको बताए, लेकिन भारत के लिहाज से भी चीजों को समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की जंग भी हो चुकी है और तनाव भी बरकरार है। तो क्या पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन चुका है, और क्या वाकई में जनरल मुनीर की फौज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी सरजमी की रक्षा कर सके? कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आपको भी। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे अहम सवाल जिस पे बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि ऐसे
क्या हालात पैदा हो गए कि चीन को यह फैसला करना पड़ा कि अब पाकिस्तान के अंदर पीएलए की तैनाती की जाएगी। क्या जनरल मुनीर की फौज इस लायक नहीं बची है कि वो अपनी जमीन की हिफाजत कर पाए? सब देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान जो है वो फॉरेन नेशनल जो उनके देश में ऑपरेट कर रहे हैं सी पैक के कंस्ट्रक्शन में और उसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए शर्म की बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी आर्मी, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एग्जीक्यूटिव, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप सारी के सारी फेल न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये एक धब्बा है। इकोनॉमिकली तो वो पहले से ही वीक थे। आईएमएफ का उनको बेल आउट पैकेज मिला जिससे इकोनॉमी में थोड़ी गति आई, लेकिन इस तरीके से पीएलए आर्मी का वहां डिप्लॉय होना पीके में और बलूचिस्तान में अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, ये एक नेशन के लिए शर्म की बात है। ये उनकी संप्रभुता पे अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी आर्थिक रूप से चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, बैगिंग बॉल लेके पूरे वर्ल्ड के सामने घूमता है। अब वो मिलिट्री और सिक्योरिटी के लिए भी देखिए दूसरे के ऊपर आश्रित हो गई। कहने का मतलब यह है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पकड़ थी वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेलगाम हो रखे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ हो, चाहे वो ईरान के बॉर्डर से लगता हुआ हो, चाहे उनके यहाँ पीओके में जो आज की डेट में सिविल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह हो। हिंदुस्तान को वो हर चीज में ब्लेम करने की उनकी जो कोशिश है, और चाइना भी इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने हमेशा से टेररिज्म को बढ़ावा दिया। हमेशा से जब भी किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट मुकर्रर करने की बात हुई, चाइना ने वीटो लगाया। तो आज की डेट में पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। आज की डेट में उसकी संप्रभुता पे भी क्वेश्चन मार्क है। जहां तक पीएलए आर्मी के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, देखिए ये 3000 किलोमीटर लंबा सी पैक है, कहां कहां सुरक्षा देंगे? टेररिस्ट वो है जो अपने मनमर्जी पे डिस्गाइज तरीके से हमला करता है। पूरे 3000 किलोमीटर को कैसे सुरक्षा करेंगे? ग्वादर पोर्ट पे जो हुआ आपको मालूम है, एयर बेस पे जो हमले हुए वो आपको मालूम है, और रिसेंटली अभी जो उनके इंजीनियर मारे गए वो हमले। तो टेररिस्ट को मारने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इनपुट चाहिए। आर्मी आप 3000 किलोमीटर पे कहां कहां लगाएंगे? तो यहां पे मेरा मानना है कि चाइना एक तरीके से इंटरफेयर करेगा पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में, अपने डिसीजन बनवाएगा, अपने जो उसने लोन दी हो उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान पे पकड़ बनाएगा, और वो इंश्योर करेगा कि ग्वादर पोर्ट से लेकर जो जिंगजियांग तक उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो। इसी के मध्य तहत उसने 60,000 मिलियन डॉलर देके वहां इन्वेस्ट किया हुआ है। इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जीरो, तो ये वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, और साथ में देखिए मिलिटरीली भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक बार फिर से गुलामी की गिरफ्त में बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए मेरे एडवर्सरी जितने ज्यादा फ्रंट पे इन्वॉल्व होंगे हम उतने ही ज्यादा सुरक्षित होंगे। ये जरूर है कि चाइना के प्रेजेंस से उनको पाकिस्तान में एक एक्सेस मिलता है, लेकिन उनका कमिटमेंट वहां बढ़ जाता है। उनका मेन मकसद जो आज की डेट में तिब्बत से हिंदुस्तान के ईस्टर्न लद्दाख या अरुणाचल पे जो उनके जो प्लान है, जिस भी तरीके का ऑफेंसिव एक्शन वो अपने मद्देनजर उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, अगर उनका कमिटमेंट पीओ चाइना का पाकिस्तान में हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको वहां थिन आउट होना पड़ेगा। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए तो आसान है, ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट, चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो, किसी भी फ्रंट पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो हिंदुस्तान के लिए फिक्र की बात नहीं है। फिक्र की बात, मैं भारत के लिहाज से भी कई सवालों को समझने की कोशिश करूंगा। मैं आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आयरन फ्रेंड कहते थे और पाकिस्तान कहता था कि ये जो फ्रेंडशिप है वो समुद्र से गहरी है, आसमान से ऊंची है, लेकिन पिछले 2 साल में 30 चीनी नागरिकों की पाकिस्तान के अंदर मौत हो जाती है और इनमें से ज्यादातर आतंकी हमलों में मारे जाते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप कहती है कि चीन हमारा आयरन फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम कहती है कि ये तो हमारे संसाधनों पर ही कब्जा कर रहा है। जो जमीन, जो समुद्र हमारे लिए था, वहां पर तो चीनी आकर बस चुके हैं। किस प्रकार से देखें सर हालात को? हाँ राजेश, जब चीन ने पाकिस्तान में बीआरआई प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीपैक बनाना शुरू किया तो उनके 2 मकसद थे।
एक जी तो सीपैक के थ्रू वो हिंद महासागर में, अरेबियन सागर में ग्वादर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों की किस्मत ऐसी है कि ग्वादर के पास जाने के लिए सीपैक का जो हाईवे है उसे बलूचिस्तान से गुजरना पड़ता। दूसरी चीज, अब चीन जो है ये चाहता है कि सीपेक का इस्तेमाल करते हुए वो पीओके में जब घुसा है तो उसके बाद दाहिने तरफ मुड़ता हुआ सीपेक का एक ब्रांच वो अफगानिस्तान तक ले जाए। लेकिन फिर से पाकिस्तान और चीन की बदकिस्मती है कि अगर ये जो डाइवर्जनरी सेकेंडरी ब्रांच बना रहा है चीन पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में घुसने के लिए, उसको खैबर पख्तूनख्वा के जो भयंकर इलाके हैं जहां पर कि पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां से गुजरना पड़ रहा है। तो केपीके का जो एरिया है वहां पर पाकिस्तान की आर्मी टोटली फेल हो गई है ग्राउंड पर कंट्रोल रखने में। तो चीन की भी ये एक वहां पर मनोकामना पूरी होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज है, पाकिस्तान और चीन अभिन्न दोस्त हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि दुनिया में उसको और कोई सहारा नहीं दे सकता, कंधा नहीं दे सकता। इसी तरह से चीन को भी मालूम है कि अगर अरब सागर में उसको पैंठ बैठानी है तो क्योंकि अरब सागर से ही चीन का रास्ता खुलता है पश्चिम एशिया के लिए, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए, और अरब सागर से ही चीन डायरेक्टली लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहता है। तो चीन जो है कितना भी नुकसान हो वो हमेशा पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा। लेकिन एक लीगल एंगल है राजेश, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सरकार चीन की जो फौजी वहां डिप्लॉय होंगे उनको किस तरह की फायर आर्म्स, क्या सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन में फायर किए गए फायर आर्म्स जैसे कि छोटे कैलिबर के पिस्टल, रिवॉल्वर ऑथराइज करेगी, सिर्फ आंसू गैस ऑथराइज करेगी, या वो चीन के इन फौजियों को हैवी कैलिबर जैसे हैवी मशीन गन या मोटर्स भी इस्तेमाल करने देगी। दूसरी चीज, कल अगर ये चीनी फौजी पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी नागरिक को, आतंकवादी को मार देते हैं या उसके साथ पाकिस्तान में सिविलियन कैजुअलिटी भी हो जाती है, तो उसका ग्राउंड पर लीगल रिपरकशन क्या होगा? क्या पाकिस्तान की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी का कोई हक होगा इन चीनी फौजियों के ऊपर कोर्ट मार्शल करने का? तो ऐसे बहुत निटिग्रिटीज हैं, इनको सॉल्व करने में समय लगेगा और मेरे ख्याल से फाइनली चीन भी रियलाइज करेगा कि वहां पर फौज डिप्लॉय करके कोई फायदा नहीं है। जी ठीक है, मैं फिर आता हूं सर आपके पास, ब्रिगेडियर शरदेंदु। लेकिन दो तीन अहम पॉइंट जिन पे मैं बात करना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो यह कि पाकिस्तान की आर्मी लंबे वक्त से आतंकियों का सामना कर रही है, 1-2 दशक उनको भी हो गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाते हुए, यानी कि तजुर्बा है। भाई चीन की फौज के पास इस प्रकार का तजुर्बा नहीं है। क्या ये जो शी जिनपिंग पहल करने जा रहे हैं ये बीजिंग के लिए भारी पड़ सकती है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका जहां पर पाक आर्मी की नहीं चलती, तो चीन को सुनेगा कौन? राजेश, बिल्कुल आपने सही बताया है। देखिए, चाइनीज आर्मी को इंसर्जेंट्स के खिलाफ लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी को इंसर्जेंसी का है तो वो है इंडियन आर्मी को। और इसके बाद पाकिस्तान में भी देखिए पिछले 2-3 सालों से इस तरीके की गतिविधियां बहुत बढ़ी हैं, तो मैं मानता हूं कि उनको भी कुछ इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन चाइना का मकसद वो है ही नहीं। चाइना का मकसद पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने का है। उसने आर्थिक मदद की, उसके जो लोन के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके रीपेमेंट का है, और एक सांकेतिक आपको डिमोरलाइजेशन देने का है कि हम अपनी आर्मी वहां डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि आप हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो एक सांकेतिक है पूरा, जैसे मैंने बताया कि 3000 किलोमीटर के कॉरिडोर में सुरक्षा पीएलए अपने आप में पूरी 2-3 डिवीजन या ग्रुप आर्मी डिप्लॉय करेगी, तब जाके वहां पे डिप्लॉयमेंट होगा। तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक ये जेस्चर है, एक बड़ा क्लियर संदेश है पाकिस्तान आर्मी को। जहां तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, देखिए इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां बहुत सारे पनपते हुए। एक तो वहां रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, दूसरा एक सेक्सेशनिस्ट टेररिस्ट है। सेक्सेशनिस्ट टेररिस्ट जिसमें पीएलए आता है, वो देखिए ग्वादर पोर्ट या बलूचिस्तान में हमले करता है। जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहां रेडिकल्स हैं, वहां इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट हैं, तालिबानीज हैं,
टीटीपी है वो हमले करते हैं। तो दोनों का मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग किस्म का है, किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल करेगी। मेरा मानना है कि आज की डेट में चाइना को एक बार फिर से इसमें सोचना चाहिए कि क्या वो पीएलए का डिप्लॉयमेंट वो चाहता है, अगर वो चाहता है तो किस एक्सटेंट पे जाएगा, और जहां तक निटिग्रिटीज की बात है किस किस पॉइंट को वो अहम समझता है, उसको सिलेक्टेड डिप्लॉयमेंट करके वहां पे अपने प्रेजेंस देखनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिक्योरिटी जो सीपैक की होनी चाहिए वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी होनी चाहिए। ये एक अहम मुद्दा बनता है। लेकिन चाइना इससे एग्री नहीं है। पिछले साल कितने आतंकवादी घटनाएं हुए थे, उससे ज्यादा इस साल आतंकवादी घटनाएं हो गई हैं। लगातार चाइनीज नागरिक जो सीपैक में काम कर रहे हैं वो टारगेट हो रहे हैं। लिहाजा चाइना चाहता है कि वो एक कड़ा संदेश दे और साथ में चीजों को कंट्रोल करे। इंटेलिजेंस वो सेटअप करेगा, सर्वेलेंस करेगा, एग्जीक्यूशन हमारे समाज से पाकिस्तान आर्मी के थ्रू ही ऐसा करवाने की उम्मीद है। लिहाजा अगर वो इसमें इन्वॉल्व हुआ चाइनीज आर्मी तो ये उनके लिए भी वाटरलू साबित होगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है और टेररिस्ट कब कहां किस संख्या में स्ट्राइक करेंगे नोबडी नोज। लिहाजा बाहर की धरती में इस तरीके के ऑपरेशन इतिहास गवाह है सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, अल्टीमेटली सिक्योरिटी के लिए उनको फिर आता हूं आपके पास डिपेंडेंट होना भारत पड़ेगा। के लिहाज से चीजों को समझने के लिए। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान में चीन निवेश कर रहा है और चीन का कहना है कि पाकिस्तान की आवाम को इसका बहुत फायदा होगा। किस प्रकार, तो अगर पाकिस्तान की आवाम के लिए इतना कुछ किया जा रहा है तो नाराजगी क्यों है? बलूच इतने नाराज क्यों हैं? पाकिस्तान का और चीन का तो यही दावा है कि सीपैक जो है उससे दोनों देशों की बल्ले बल्ले होगी। परेशानी कहां है सर? हाँ राजेश, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो डोमिनेंट रूलिंग इलीट है वो ज्यादातर पंजाब से आते हैं, सुन्नी होते हैं। तो ये जो पंजाबी स्पीकिंग सुन्नी होते हैं, चाहे पाकिस्तान की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो या उनकी मिलिट्री हो, ये लोग डोमिनेंट हैं। तो जब चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या करता है तो गौरतलब बात है कि सबसे बड़ा फायदा सुन्नी पंजाबी मुसलमानों को होता है जो कि पंजाब में बेस्ड है। हाँ, जो दक्षिण में सिंध प्रांत है वहां पर थोड़े बहुत वो लोग भी अपना बिजनेस कर लेते हैं इसी बहाने। लेकिन दो ऐसे उनके प्रोविंस हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा जहां पे कि इस्लामिक विरोधी ग्रुप जो हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो एकदम चीन को नहीं पसंद करते, वो पाकिस्तान की इस्लामा बेस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं करते। और दूसरी जगह है बलूचिस्तान, जहां पे बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत एक्टिव है। वो पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो ईरान के सिस्तान में मिलकर एक नया देश बना लें। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान का सिर्फ एक धड़ा खुश होता है चीन के साथ व्यापार करके, वो है पंजाबी सुन्नी पश्चिम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के पंजाब एरिया के जो लोग हैं। बाकी सब लोग उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ है। जी राजेश। ठीक है सर। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, एक पॉइंट और भारत के लिहाज से, वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर हमने चीनी फौजियों की तैनाती देखी है। अब चीनी पाकिस्तानी फौजियों की तैनाती देखी है। गलवान विवाद के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर चीन की आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग दे रही थी। अब चीन की फौज पाकिस्तान के अंदर मौजूद, साथ ही साथ वहां पर हमारे एलओसी पर चीनी नागरिक या चीनी इंजीनियर आकर पाकिस्तान आर्मी के लिए बंकर्स बना रहे हैं, टावर्स लगा रहे हैं, केबल्स जो हैं वो बिछा रहे हैं। अब फौज भी वहां पे मौजूद होगी, तो ये तो सहज स्थिति भारत के लिए भी नहीं होगी आने वाले वक्त में। यहां तो भारत के लिए भी ये चिंताजनक कदम है अगर पीएलए वहां पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होती है, कि चिंता नहीं होनी चाहिए सर? चाइना का प्रेजेंस जरूर चिंताजनक है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक एक्सेस तो आपने क्रिएट कर ही दिया है
जिंगजियांग प्रोविंस से लेके ग्वादर में पंजाब के और पाकिस्तान के चारों प्रोविंस जो है वहां पे उसकी एक्सेसिबिलिटी बनती है। लिहाजा बिल्डअप ऑफ फोर्स अगर किसी भी तरीके से सप्लाई चेन या हार्डवेयर मिलिट्री का अगर चाइना सप्लाई करता है पाकिस्तान को तो उसके आने में सहूलियत होगी। और फिजिकल प्रेजेंस जब आर्मी का होता है तो उसमें सबसे ज्यादा सहूलियत होती है टेरेन का फैमिलराइजेशन, ऐसे ऐसे चोक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना कि जिसपे आप एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करेंगे जिससे कि आपका सप्लाई चेन आसानी से मुकर्रर जगह पे पहुंच जाए। जहां तक चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट इंडिया है, इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आती क्योंकि उसका एक टोकन प्रेजेंस होगा, सर्वेलेंस होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और सप्लाई रसद पहुंचाने की होगी। लेकिन डायरेक्ट ऑपरेशन वहां से लॉन्च करना चाइनीज आर्मी द्वारा इंडिया के अगेंस्ट, इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी का कन्फ्रंटेशन होगा और चाइना आर्मी उसको सपोर्ट कर सकता है। इस वजह से वो कॉज ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए हो सकता है। लेकिन हमने जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमने बहुत सारे डिफेंस की तैयारी कर रखी है, हमारे सारे टारगेट प्रिपेयर्ड हैं, हमने उसको कहां कहां चोक पॉइंट है, किस तरीके से हमने उसको एंगेज करना है, किस तरीके से इंटरटेक्ट करना है, कैसे क्या टैक्टिकल बैटल होगा, क्या ऑपरेशनल बैटल होगा, क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम ऑपरेट करेंगे, एयर स्ट्राइक कहां होगा, नेवल पावर कहां से प्रोजेक्ट करेंगे, ये तमाम चीजें, तमाम प्लानिंग हो रखी है। अगर उसमें चाइनीज एलिमेंट भी आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी उसी का हिस्सा होगा जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा होंगे। तो लिहाजा उसके डिस्ट्रक्शन की वजह नहीं है क्योंकि हमने पूरी मैपिंग कर रखी पाकिस्तान को। पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो हमारी स्ट्राइक रेंज में नहीं, कोई ऐसे चोक पॉइंट नहीं है जो हमारे स्ट्राइक रेंज में नहीं, कोई ऐसे टारगेट नहीं है जो हम उसको एंगेज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो। लेकिन और मोस्ट तो देखिए मेरा जो सवाल पावर है जो हिंदुस्तान, बेसिक पॉइंट जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे ब्रिगेडियर शरदेंदु, कि क्या ये एक टू फ्रंट वॉर जैसे हालात नहीं है या पैदा नहीं किए जा रहे हैं? जिस प्रकार से मैंने तमाम एग्जाम्पल दिए, अगर उसमें और जोड़ दूं तो समरीन, हॉजर्स गने, JF-31 जैसे विमान जो है चीन पाकिस्तान को दे रहा है, तो क्या ये आने वाले वक्त के लिए एक टू फ्रंट वॉर के हालात नहीं है भारत के लिए? सर देखिए पूरे विश्व में और हिंदुस्तान के जितने डिफेंस एक्सपर्ट और जितने हमारे थिंक टैंक हैं, हमेशा इस पे हम डिबेट करते रहते हैं कि टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट वॉर हिंदुस्तान अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इसको मानता है कि अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन हुई तो हमें ये लड़ना पड़ सकता है। लेकिन ग्राउंड पे वो क्या शेप लेगा ये समय आने वाला बताएगा, क्योंकि एक पहली चीज ये है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। आज की डेट में हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो 62 में था, लिहाजा चाइना भी इस चीज को अच्छे से समझता है। अगर टू फ्रंट वॉर में हिंदुस्तान इंगेज होगा तो हमारे बाकी एलाइज और वर्ल्ड फोरम में किस तरीके की चीजें उभरेंगी। अगर पाकिस्तान के डायरेक्ट सपोर्ट में चाइना सीपेक के थ्रू आता है तो उसको कहां कहां इंटरडिक्ट करना है, क्या वर्ल्ड फोरम उभर के आएगा, ये सारी चीजें हैं। हमने आज की डेट में जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, डिफेंस की वॉर गेमिंग करते हैं, तो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि एक फ्रंट को कंटेन करें और दूसरे फ्रंट पे हम डिसीजन सीख करें, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो स्थिति अलग सी होती है, और ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में संभावनाएं न्यूक्लियर वॉर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दो तरीके से हमला, दो तरीके से आपके अटैक। हिंदुस्तान आर्मी आज की डेट में कैपेबल है कि दोनों फ्रंट को कंटेन करे, इंटरडिक्ट करे। आज की डेट में जो बैटल का नया रूप है वो डिस्टेंट बैटल से शुरू होता है, एयर पावर है। देखिए जो हमारा तेजस मिशन चल रहा है आज की डेट में, वो हवा में नहीं है, वो ये इतनी बड़ी संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में आएंगे, उसकी वजह उसका जो डिप्लॉयमेंट, उसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी, फ्रंट को कंटेन करने की बात है। आज की डेट में हमने जो मैरीटाइम इंटरेस्ट या नेवल पावर को बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमने एक स्टैटिक हेडक्वार्टर को कोर हेडक्वार्टर में तब्दील किया, ये सारी चीजें बताती हैं कि हम इस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन साथ में साथ हमारी तैयारी है। दूसरा, एक नया वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, उसके तहत मेरा मानना है कि कई सारे एलाइज भी इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तैयारी पूरी है। हिंदुस्तान ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं फ्रंट वॉर को लड़ने के लिए, कंटेन करने के लिए। ये राजेश ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मेरा एक और अहम पॉइंट, मैं कुछ जानकारी देख रहा था अभी, तो सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि टॉप 10 आर्मी में से एक पाकिस्तान की आर्मी भी है, वो 9वें नंबर पर आती है, लेकिन टॉप 10 में आती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने देश के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पीएलए को कहना पड़ रहा है कि हम आएंगे और
आपकी जमीन पर आकर अपने नागरिकों को सुरक्षा हम देंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के सामने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर सरेंडर करते हुए भी दिखाई पड़े हैं पिछले चंद दिनों के अंदर। क्या जनरल मुनीर को इस्लामाबाद में कौन बैठेगा, कौन जाएगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इससे हटकर यह सोचना चाहिए कि देश की सीमाएं जो हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी। क्या यहां पर गलती कर रहे हैं जनरल मुनीर साहब? शायद देवनाथ सर से संपर्क मेरा कट चुका है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ सर, इसी का जवाब मैं चाहूंगा क्योंकि सर से संपर्क कट गया है। थोड़ी देर में सर के पास मैं जाऊंगा, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए आप। बड़ा अहम सवाल है सर। देखिए, जहां तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है और जैसा आपने बताया विश्व की 9वीं शक्तिशाली आर्मी में उसकी गिनती है, लेकिन वो अपने ही मुद्दों में उलझ के रह गई है। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ता है, उनका जो गवर्नेंस है उसको देखना पड़ता है, और साथ में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऑपरेशनल फ्रंट पे, और वो भी ऐसे फ्रंट पे जिसका कि विपक्षी हिंदुस्तान आर्मी है। हिंदुस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी, वो तमाम तरीके की कंटीजेंसी पे काम करती है। वो आर्मी सेरेमोनियल नहीं है, ग्राउंड पे हम काम करते हैं, ग्राउंड पे हमारे फुट ऑन सोल्जर्स ग्राउंड पे आते हैं और तब उसको तब्दील करते हैं अपने ऑपरेशन प्लान को। तो पाकिस्तान आर्मी एक ऐसे आर्मी से संघर्ष या लड़ती है जो उससे कई मायने में ज्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी को कम आंकना, दुश्मन की कैपेबिलिटी को कम आंकना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान आर्मी जितने भी एक्सरसाइज करती है, जितने भी आप बैटल एक्सरसाइज, वॉर गेमिंग करती है, उसका जो लेसन लर्न है उसको इंप्लीमेंट बड़े अच्छे तरीके से करती है और उसका इमीडिएट एक्शन होता है। उसकी वजह यह है कि उनका ज्योग्राफिकल एरिया छोटा है, आर्मी छोटी है, तो इंप्लीमेंटेशन फास्ट हो जाता है, और साथ में तमाम तरीके की मदद चाइना से मिलती है। तो पाकिस्तान आर्मी आज की डेट में फेल होती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उनका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो उन्होंने जिस तरीके से बढ़ावा दिया, आज की डेट में वो बेकाबू हो रखे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो पीपीपी की लीडरशिप हो, वो आर्मी को बैरक में रखने में ज्यादा विश्वास रखती है रादर देन उनके ऊपर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन दे देना और उनको सत्ता में भागीदार बना लेना। तो जहां तक आज की डेट में पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पाकिस्तान आर्मी को बैरक में रखना चाहती है, लेकिन इनडायरेक्टली पूरा इंपॉर्टेंस देती है, इंटेलिजेंस शेयर करती है, काम उनसे करवाती है और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है। तो आज की डेट में ये टैक्टिस है। मुनीर साहब का मेरा मानना है कि देखिए, वो जनरल हैं और पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनके दिमाग में अगर स्थिति ऐसी बनी जहां इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हुए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई भी जनरल पाकिस्तान का हो वो कैपेबल होता है सत्ता को पकड़ने में, क्योंकि उनकी आर्मी को एक बार खून का चस्का लग गया है, वो मार्शल लॉ लगाने में एक्सपर्ट है, वो देश को रूल कर सकते हैं, देश को दिशा भ्रमित कर सकते हैं, देश में एक तरीके का अपना वर्चस्व बना सकते हैं। यही कारण है कि आज ऐसे हालात हो चुके हैं। जी सर, मैं आता हूं, फिर आता हूं आपके पास। देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ सर, जो बोया था वही तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आवाम काट रही थी। हिंदुस्तान को बर्बाद करने चले थे, खुद बर्बाद हो गए। अफगानिस्तान को बर्बाद करने चले थे, खुद बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के टुकड़े करने चले थे, आज खुद पाकिस्तान 4 टुकड़ों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देवनाथ सर। जी हाँ राजेश, मैं पाकिस्तान की आवाम के साथ अपनी सहानुभूति दिखा सकता हूं। कहां तो पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है, वहां जो रूलर्स हैं, उनका काम था कि वो अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ दोस्ती बनाए रखें, अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखें, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखें। वो अपने मंसूबों में पास नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि कश्मीर का राग अलापते रहेंगे और इसी बहाने पाकिस्तान पर रूल करते रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ जो दुश्मनी है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे दुनिया भर से मदद लेने के लिए। वो इन सब चीजों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और तो और अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान है, टीडीपी है, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि उनको अपना छोट भैया बनाकर रखें, उनको अपने गुर्गे की तरह से इस्तेमाल करें, वो फेल हो गए। आज की तारीख में अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ताना रवैया नहीं रखती, वरन
कई जगह पे ऐसा देखा गया कि अफगानिस्तान की सरकार और वहां से ऑपरेट करते हुए तालिबान और टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो तो पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान ईरान जो है बिल्कुल। इतना बढ़िया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पाकिस्तान को चाहिए था कि ईरान से अच्छा दोस्ताना रिलेशन रखे, ताकि ईरान के पास दो चीजें ज्यादा हैं, सरप्लस हैं, एक कच्चा तेल और दूसरा बहुत सारा डॉलर पाउंड्स। ईरान के इस सरप्लस जी। रिजर्व ऑफ फंड को पाकिस्तान इस्तेमाल करने की बजाय उसने उसके साथ दुश्मनी मोल ली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी सोचता है कि कामयाब हो जाएगा, लेकिन कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कोशिश कर रहा ठीक है? है, बांग्लादेश से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत को घेर सके। पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कर रहा है? मालदीव में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। वो मालदीव में मईज़ी की सरकार को इस्तेमाल करके भारत विरोधी गतिविधियों को मालदीव से अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री सरकार है वो बहुत कोशिश कर रही है कि बर्मा में जो जुंता है जुंता के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में ट्रबल क्रिएट करें। ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि बर्मा में जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि बर्मीज जुंता के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनको हथियार कौन दे रही है? पाकिस्तान की आईएसआई। तो एक विशेष जाल बुनकर वो भारत को घेरना चाहता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगा। जी राजेश, बेहतर होगा कि वो अपने मुल्क के ऊपर देखें, नजर दौड़ाएं और जो हालात हैं उनको स्थिर करें, मजबूत करें। लेकिन एक बड़ी खबर उसके बाद ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास लौटता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें एक और, दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, फिलीपींस के बाद मलेशिया के पीएम से भी मुलाकात। फिलीपींस मलेशिया से चीन को भारत का संदेश, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा भारत। दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, फिलीपींस के बाद मलेशिया के पीएम से मुलाकात हुई। फिलीपींस मलेशिया से चीन को भारत का संदेश, चीन को उसी की भाषा में भारत दे रहा है जवाब। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश क्यों अहम? ये देश इंडो पैसिफिक के सेंटर में मौजूद हैं, व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है। यहां से कई समुद्री मार्ग गुजरते हैं। चीन की दादागिरी से ये परेशान हैं। चीन के साथ चल रहा समुद्री विवाद इन देशों का छोटे देशों को धमका रहा है। चीन भारत के लिए बड़ा बाजार है ये देश। चीन के स्टिंग ऑफ पल्स का जवाब डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड, उसके तहत भारत दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़ी अहम यात्रा पर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की, और फिलीपींस में तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत फिलीपींस की संप्रभुता का सम्मान करता है और उसके साथ खड़ा है। और चीन को इससे मिर्ची भी लगी और चीन ने कहा कि किसी तीसरे देश को चीन और फिलीपींस के बीच आने की जरूरत नहीं है। तो स्टिंग ऑफ पल्स से भारत को घेरने चीन निकला था, लेकिन रिंग्स ऑफ डायमंड के जरिए भारत ने चीन को ही घेर लिया है। कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की अब कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु, दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, बेहद कामयाब दौरा। किस प्रकार से हम देखें, फिलीपींस में थे, उसके बाद मलेशिया वो पहुंचे और वियतनाम भी जाएंगे शायद। सर देखिए, ये जो जयशंकर की जो विजिट थी फॉरेन मिनिस्टर की, 3 नेशन की है। सबसे पहले वो फिलीपींस गए, फिर सिंगापुर, फिर पहले सिंगापुर गए, फिर फिलीपींस, और अब वो मलेशिया के उनका दौरा खत्म हुआ। ये तीनों देश देखिए बहुत अहम है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो 3 देश है वो ऐसी भूमिका निभाते हैं। देखिए, 2 देश जैसे सिंगापुर और मलेशिया, ये गवर्न कंट्रोल करते हैं मलाक्का स्ट्रेट। और जो फिलीपींस है, फिलीपींस से पिछले कुछ दिनों में देखिए चाइनीज नेवल शिप ने उनके ऊपर पानी की बौछार की थी। उनके एक्सक्लूसिव जोन में चाइनीज शिप्स घुसे थे और उनकी सॉवरेनिटी को उन्होंने चैलेंज किया था। ऐसे एक तरीके का स्टैंड ऑफ था चाइनीज नेवी में और फिलीपींस में। तो उसको देखिए पुख्ता करने के लिए हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां गए और उन्होंने बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। और जहां तक चाइना को इस रीजन में कंट्रोल करने की बात है, हिंदुस्तान एक बहुत अहम भूमिका निभाता है।
हिंदुस्तान ही एक ऐसी पावर है जो क्वाड के साथ मिलके, जिसमें वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस और हिंदुस्तान शामिल है, वो चाइना के जो नेफेरियस डिजाइन है इस पूरे इलाके पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसको चेक करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो चाइना का मकसद है एशियन कंट्री को भी कंट्रोल करना, जहां तक इकोनॉमिक एक्टिविटी का सवाल है, जहां तक उनके डेवलपमेंट का सवाल है, उसमें चाइना इंटरफेयर करना चाहता है, उसके इस प्लान को जेपरडाइज करना चाहता है। तो इंडिया आज की डेट में एशियन कंट्री के साथ भी खड़ा है। इंडिया आज की डेट में वो सारे लिटरल स्टेट के साथ खड़ा हुआ है जिनकी सॉवरेनिटी को आज की डेट में चाइना चैलेंज करता है। और इसी वजह से देखिए अमेरिका हिंदुस्तान के साथ इस मुद्दे पे 100% खड़ा हुआ है। अमेरिका को पता है कि अगर कोई इस चीज को अमली जामा पहना सकता है वो है हिंदुस्तान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखिए एक फ्रिंज पे है, जापान दूरी पे है, हिंदुस्तान और चाइना ऐसी दो पावर हैं जो आपस में एक दूसरे को चेक करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं और एक दूसरे को मोबिलाइज करते हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी इस रीजन में सबसे ज्यादा है, लिहाजा हिंदुस्तान एक अहम भूमिका निभा सकता है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की नेवी ने अरेबियन सी में, रेड सी में लोगों की रेस्क्यू की है, जिस तरीके से कॉमर्शियल शिप जो डैमेज होते हैं जिसमें कुछ फिलीपींस के भी सेलर थे उनको रेस्क्यू किया, तो ये सारी चीजें सॉलिडारिटी दिखाती है कि हिंदुस्तान हमेशा से छोटे बड़े सभी देशों के साथ एक समान भाव रखता है और इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत वो काम करता है। हिंदुस्तान चाहता है कि वो एशिया में एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बने, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे और उनका जो फ्री ट्रेड का जो इलाका है उसमें इसको एंट्री मिल सके। तो लिहाजा इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत पिछले दशक से ही हुई थी, लुक टुवर्ड्स ईस्ट की। और साथ में चाइना को तो वो चेक कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान का इशू हो, चाहे फिलीपींस हो, ये पूरा का पूरा देखिए इलाका हिंदुस्तान की गिरफ्त में है जब तक ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं। तो क्वाड के बारे में पहले भी मैं बोल चुका हूं, मैं आता हूं आपके पास, डिफरेंट लेवल का, लेकिन मिलिट्री नेवल बेस पे इस पे ज्यादा जोर है। राजेश ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, लेकिन साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में बहुत कुछ घट रहा है सर। जिस प्रकार से जापान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया है, बजट में बढ़ोतरी की है, जिस प्रकार से भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस और दूसरे हथियारों की डील हो रही है, भारत की नौसेना फिलीपींस के साथ जाकर अभ्यास कर रही है, नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, मिसाइलों को दाग रहा है, साउथ कोरिया लगातार अभ्यास कर रहा है, यहां पर वियतनाम की बात करें वो भी लगातार भारत के साथ संपर्क में है, हथियारों की डील हो रही है। क्या आने वाले वक्त में ये जो इलाका है ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा? यहां जो आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, आने वाले वक्त में हवाओं का रुख गर्म होगा सा? राजेश, अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने पिछले साल एक बहुत बड़ी सिमुलेटेड एक्सरसाइज की थी। उसमें उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि आने वाले दशकों में अमेरिका और चीन के बीच में जो द्वंद्व होगा वो प्रशांत महासागर में होगा, खास तौर से दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, यानी जिसको हम आज की तारीख में साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी बोल सकते हैं, या इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो समुंदर है। गौरतलब बात है कि दुनिया का जितना ट्रेड है उसका कम से कम 40% जो है वो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, सिंगापुर, स्टेट ऑफ मलाक्का से होकर गुजरता है। चीन का जितना कच्चे तेल का इंपोर्ट है उसका 60% जो है जब वो पश्चिम एशिया से चीन की तरफ जाता है तो स्टेट ऑफ मलाक्का से होते हुए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से चीन में पहुंचता है। इसी को कॉन्टेस्ट करने के लिए अमेरिका ने दशकों पहले तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने क्या किया है कि गुआम में, प्रशांत महासागर के मध्य में गुआम में उसने एक बहुत बड़ा नेवल और एयरफोर्स बेस बनाया हुआ है, जहां से वो महज कुछ घंटों में चीन के विरुद्ध अपनी फौजों को लॉन्च कर सकता है। इसी तरह से जापान के ओकिनावा में अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्स को इस तरह से रखा हुआ है कि वो महज कुछ मिनटों में ही चीन के विरुद्ध या ओकिनावा से वो नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध भी एक्टिवेट हो सकती है। जो कोरियन पेनिनसुला है, दक्षिण कोरिया है, उस वहां पर एक समुद्री बेस है जिसका नाम है बुसान। बुसान में अमेरिका ने अपने 7th बेड़े के सबमरीन्स को रखा हुआ है और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तैयार किया हुआ है ताकि वो जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों के नोटिस पर चीन या नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सके।
अभी पिछले साल ही इसी को कंटेस्ट करने के लिए अब फिलीपींस में अमेरिका ने 4 जगह बेस बना लिए हैं, जिसमें 3 मिलिट्री बेस है और जी। एक उनका फिलीपींस में अमेरिका की एयरफोर्स ने अपना एयरफोर्स बेस बनाया है। भारत भी क्वाड के ठीक तहत है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर इन सब एरिया में निगरानी रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी जब पिछले महीने एक एक्सरसाइज के दौरान इंडियन नेवी ने एक साथ 11 सबमरीन डिप्लॉय किए थे, ये 11 के 11 सबमरीन बे ऑफ बंगाल में स्टेट ऑफ मलक्का में इस तरह से डिप्लॉय हुए कि जरूरत पड़ने पर इनको जी। इंडोनेशिया की तरफ या स्टेट ऑफ मलक्का से आगे जो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली वाला एरिया है, कोस्टल एरिया, वहां डिप्लॉय कर सके, ताकि हम चीन की नेवी को वहीं पर ठीक है। धर लेंगे, इसके पहले कि वो बे ऑफ बंगाल या हिंद महासागर में आ सके। जी ठीक है सर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम होता जा रहा है, आखिरी 1 मिनट बचा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या वाकई में ड्रैगन आने वाले वक्त में इतनी बड़ी चुनौती है कि तमाम देशों को एक साथ आना ही होगा चीन की इस चुनौती से निपटने के लिए? सर देखिए, मोर द मैरियर बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ, उससे आपके ऊपर इसका वॉर का या किसी भी एक्सरसाइज का कम इंपैक्ट पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आपका जो इशू है, आपका जो स्टैंड है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, या किसी भी तरीके का स्टैंड है, वो और पुख्ता होता। और चाइना यहां अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइना के साथ खड़े होने वाले आज की डेट में इंडो पैसिफिक रीजन में कोई नहीं है। नॉर्थ कोरिया टू सम एक्सटेंट आ सकता है, लेकिन उसके अपने इश्यूज हैं नॉर्थ कोरिया और जापान से, तो लिहाजा उसका डायरेक्टली और उसकी नेवल पावर अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हिंदुस्तान ही एक ऐसी फोर्स है जो चाइना को यहां चेक करता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड फोरम में बहुत ज्यादा है, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्री हो, एशियन नेशन हो, तो सारे के सारे हिंदुस्तान को एक अपना अहम मित्र मानते हैं। ठीक है, लिहाजा हम बस एक आखिरी पॉइंट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जी, क्योंकि अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो चीन के साथ रूस भी आ जाएगा सर। राजेश, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन रूस की एक मजबूरी है कि रूस का जो मेन फौज है वो यूरोप की तरफ डिप्लॉय किया हुआ है, नेटो की तरफ देख रहा है। रूस की जो नेवी है बहुत इफेक्टिव मानी जाती है, तो ब्लैक सी में डिप्लॉयड है, बाल्टिक सी में डिप्लॉयड है। व्लादिवोस्तोक सर, थोड़ा सा सखालिन आइलैंड के पास व्लादिवोस्तोक में उन्होंने थोड़ा बहुत डिप्लॉय किया है, लेकिन वो चीन से होते हुए जब तक इस तरफ आएंगे तो उनको रास्ते में अमेरिका की नेवी ने धर लेना है। ये जो व्लादिवोस्तोक समय का थोड़ा सा अभाव है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, लेकिन माफी चाहूंगा सर, समय इतनी ही इजाजत मुझे दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए और तमाम अहम खबरें। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।